सेना ने लद्दाख में 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्वदेशी आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। आकाश प्राइम आकाश का ही एडवांस वर्जन है, जिसका परीक्षण सेना की वायु रक्षा इकाई और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में हुआ। इस परीक्षण को भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मौजूदा आकाश मिसाइल से बेहतर है आकाश प्राइम। आकाश प्राइम में स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस किया जाता है, जो इसे 360 डिग्री की एंगेजमेंट कैपेबिलिटी और सटीकता देता है। इसकी रेंज मौजूदा आकाश से बेहतर है और इसे खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड और कम तापमान वाले इलाके के लिए तैयार किया गया है। प्राइम 30 किलोमीटर के दायरे में आने वाले हर एरियल अटैक को आसानी से एंगेज कर सकेगा। आकाश प्राइम का पहला ट्रायल 27 सितंबर 2021 को चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज पर किया गया था। एक बार ट्रायल कामयाब होने के बाद यूजर ट्रायल शुरू होते हैं। फिलहाल भारतीय थल सेना आकाश प्राइम के ट्रायल को अंजाम दे रही है। इसी कड़ी में लद्दाख में DRDO, आर्मी और इंडस्ट्री के अधिकारियों के सामने ट्रायल को अंजाम दिया गया। आकाश प्राइम की मिसाइलों ने 2 फास्ट मूविंग एरियल टारगेट को डायरेक्ट हिट किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी CM और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कविंदर गुप्ता शुक्रवार को लद्दाख के LG की शपथ लेंगे। शुक्रवार यानी जुमे को सुबह राजभवन में 10:30 बजे हलफबरदारी तकरीब वहां मुनक्किद की जाएगी, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने विजयपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स का दौरा कर मरीजों की सुविधाओं का निरीक्षण किया और डिजाइनर मैनेजमेंट मैनुअल का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने लद्दाख के नए उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता को बधाई दी। CM ने कहा कि कविंदर गुप्ता को लद्दाख के उपराज्यपाल यानी LG नियुक्त किए जाने पर शुभकामनाएं, लेकिन ये जिम्मेदारी आसान नहीं है। ऊंचाई वाले इलाकों में काम करना चुनौतीपूर्ण होता है। साथ ही उन्होंने एम्स की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह संस्थान भविष्य में देश के अन्य एम्स से बेहतर प्रदर्शन करेगा। काम आसान नहीं है। वहाँ उस ऊंचाई पे और उस मौसम में काम को अंजाम देना वो आसान नहीं होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस मेहनत से कविंदर गुप्ता जी ने उस वक्त कोशिश की थी, बोथ एज स्पीकर एज डिप्टी CM, इसी तरह वहाँ लेह में भी जाके वो मेहनत करेंगे। और उनको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जिस तरह यहाँ पे जम्मू और कश्मीर को बैलेंस करके चलना पड़ता है, लोगों के सेंटिमेंट का ख्याल रखना पड़ता है, वहाँ पे भी एक तरफ से लेह, दूसरी तरफ से करगिल, दोनों को साथ मिला के चलना होगा। वो चलेंगे तो कामयाब। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने CM उमर अब्दुल्ला पर इल्जाम लगाया और कहा है कि नायब तहसीलदारों के लिए उर्दू अनिवार्य करने का CM उमर अब्दुल्ला का फैसला जम्मू के छात्रों के खिलाफ एक साजिश जैसा लगता है। अल्ताफ ठाकुर ने बताया कि अब्दुल्ला की ओर से उर्दू पर जोर दिए जाने के बावजूद सचिवालय से सभी आधिकारिक आदेश, जिनमें चीफ मिनिस्टर के आदेश भी शामिल हैं, अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेस नोटों की भी अंग्रेजी में होने के लिए आलोचना की। नायब तहसीलदार की जो पोस्ट है और उर्दू लैंग्वेज पे जो एक विवाद छिड़ा था, उसको लेके कल CM उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया। कहा कि देखिए, अगर हम बात कर लें जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है, वो आज़ादी से पहले यानी 1947 से पहले भी उर्दू में ही लिखे गए थे। कहीं ना कहीं एक प्रोविजन है, तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक मौका मिल सकता है अगर वो उर्दू लैंग्वेज सीखे। हमने पहले भी देखा है कि कैसे IAS KS अफसर जिनको उर्दू लैंग्वेज नहीं आती थी, उनको एक टाइम फ्रेम दिया जाता था जिसके अंदर उन्हें एक बेसिक जो उर्दू की नॉलेज है वो होनी चाहिए थी। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े हैं। मजीद बात करते हैं। अल्ताफ साहब, किस तरह से देख रहे हैं स्टेटमेंट को आप? देखिए, उमर साहब जम्मू के बच्चों को नसीहत करना बंद कर दें। जो नसीहतें दे रहे हैं उसके बदले उसको प्राउडन रखनी चाहिए। जो हमारी 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनको इंट्रोड्यूस करके उनको MT के लिए उसमें पेपर लाए। और जहाँ तक वो कह रहे हैं कि आज़ादी से पहले भी उर्दू में, आज़ादी के बाद तो हिंदुस्तान आज़ाद भी हो गया, अंग्रेज यहाँ से भाग गए और उसके बाद हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है पूरे नेशनल लेवल पे वो हिंदी है। और हिंदी
सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज दुनिया में, सबसे ज़्यादा बोलने वाली हिंदी, सबसे ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। अब अगर उमर साहब कह रहे हैं कि उर्दू सीखनी चाहिए, तो उसको पहले टाइम फ्रेम मुकर्रर करना चाहिए था ना, एंटी जो पोस्ट निकलने वाले थे। और अगर आपने पोस्ट निकाले तो आपको जम्मू और कश्मीर दोनों जो रीजन है इनको इक्वल राइट देना चाहिए, क्योंकि जम्मू का बच्चा उर्दू नहीं जानता है, जम्मू का बच्चा हिंदी जानता है। और मैं उमर साहब से सवाल करना चाहता हूँ, आपके कश्मीरी कितने बच्चे उर्दू लिखना जानते हैं? बोलना तो सभी जानते हैं, लेकिन लिखना कोई नहीं जानता है। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जम्मू के खिलाफ, जम्मू के बच्चों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि उमर साहब को जो मैंडेट मिला है वो कश्मीर से मिला है। इसलिए एक खिते को वो नौकरी देना चाहता था और एक खिते को इससे वो वंचित रखना चाहता, दूर रखना चाहता था। हमें उर्दू से कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी लैंग्वेज से, और ना हम उर्दू को किसी मजहबी लैंग्वेज के साथ जोड़ते हैं। जिस तरह से कल एक और लीडर का स्टेटमेंट आया था महबूबा जी का, जैसे उन्होंने उर्दू को मुसलमान लैंग्वेज बता दिया और हिंदी को हिंदू का लैंग्वेज। जम्मू कश्मीर की 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, डोगरी भी है, कश्मीरी भी है और इंग्लिश भी है। और उमर साहब जो सेक्रेटरीट में बैठे हैं, आप इसमें लिखते, क्या वो उर्दू में लिखते? वो तो इंग्लिश में लिखते हैं। उसका सेक्रेटरीट इंग्लिश लैंग्वेज लिखता है, उसकी लेटर इंग्लिश लिखती है, उसके पर्सनलिटीज उसके पार्टी के इंग्लिश में आते हैं। पहले वो अपने पार्टी में उर्दू इंट्रोड्यूस करे, फिर वो जम्मू के बच्चों को नसीहत देना शुरू। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के लिए। आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कपूर। और पीडीपी नेता ज़ुहैब मीर ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के उस बयान का इस्तकबाल किया है जिसमें सीएम ने राजस्व विभाग के काम में उर्दू को जरूरी बताया है। इसके साथ ही ज़ुहैब मीर ने रोजमर्रा की जिंदगी में उर्दू को बढ़ावा देने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि कश्मीर में साइन बोर्ड और दुकानों के बोर्ड उर्दू में लिखे जाने चाहिए। मेरे हिसाब से उर्दू जो है वो हमारी जो कलेक्टिव जो हमारा इथॉस है उसका एक बहुत ही एक अटूट सा एक एस्पेक्ट है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो रही बात उर्दू लैंग्वेज की, जिस भी तरीके से हम कोशिश करें हमें इसको प्रमोट करने की काफ़ी ज़रूरत है। इसके लिए अगर हमें लिटरेचर फेस्टिवल्स करने चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर, जम्मू के अंदर लिटरेचर फेस्टिवल्स उर्दू के करने चाहिए। एट द सेम टाइम ऑल्सो हमें यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे बेसिक बात तो असली ये है, चाहे उमर साहब कुछ भी बोले या कोई भी कुछ भी बोले, बेसिक बात ये है कि हमारे को उर्दू की जो बजट इन द यूनिवर्सिटीज़ है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उर्दू डिपार्टमेंट्स के बजट को बढ़ाने की ज़रूरत है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उर्दू की तरफ इंटरेस्ट ले। और एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा, अभी जैसे महाराष्ट्र में मराठीज़ आर वेरी स्टॉन्च अबाउट देयर लैंग्वेज, दे लव देयर लैंग्वेज, और वो कोशिश करते हैं कि सारे लोग वहाँ पे मराठी बोले। या अगर आप कर्नाटका में जाएं, कर्नाटका में आप देख लीजिए जो साइन बोर्ड्स लगे हुए होते हैं वहाँ पे 60% उनको मैंडेटरी है कि कन्नड़ा में लिखा हुआ होना चाहिए साइन बोर्ड्स ऑन द शॉप्स। तो उसी तरीके से यहाँ पे मेरे हिसाब से हर कोई जो साइन बोर्ड है, चाहे वो रास्ते का कोई साइन बोर्ड है या चाहे दुकानों पे बोर्ड्स हैं, वहाँ पे भी उर्दू में भी लिखा होना चाहिए। अभी रिसेंटली यहाँ पे आपने स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट्स थे उसके ऊपर साइन बोर्ड्स जो बनाए हुए हैं, तो उसमें काफ़ी सारे जो साइन बोर्ड्स, काफ़ी क्या ऑलमोस्ट एवरी साइन बोर्ड इट हैज़ अ ट्रांसलेशन इन हिंदी ऑल्सो। उर्दू तक कोई मेंशन ही नहीं है। अगर दिल्ली में उर्दू है, कश्मीर में उर्दू ही नहीं है, ये तो बहुत बुरी बात है। तो मेरे हिसाब से एक मूवमेंट जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हो जानी चाहिए कि हर कोई दुकान पे उर्दू में लिखा हुआ होना चाहिए एटलीस्ट 50%, और एट द सेम टाइम साइन बोर्ड जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर है उसमें भी उर्दू लिखा हुआ होना चाहिए। और एट द सेम टाइम जो स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स के ये बोर्ड्स लगाए हुए हैं इस पे भी हिंदी भी लिखा हुआ है तो उर्दू भी लिखा हुआ होना चाहिए। So all of this is a collective efforts towards preserving Urdu, and this is precisely what my point of view is about protecting our culture, protecting our language, और कम्युनलाइज इसको करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हर एक लैंग्वेज का रेस्पेक्ट है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। दिस इज नॉट ओनली फॉर एग्जाम्स, ठीक है, एग्जाम्स के लिए भी एक एस्पेक्ट होता है। यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। वो एग्जाम के बाद भी, एग्जाम से पहले यू कैन डू दैट, बट ओवरऑल द नीड इज टू प्रोटेक्ट आवर कल्चर, एंड उर्दू इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कल्चर, सो दैट इज समथिंग वी नीड टू प्रोटेक्ट। और इंशाल्लाह
इस मूवमेंट को यहाँ से ही हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए अब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज। और जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर कांग्रेस आलाकमान की रणनीति साफ की है। उन्होंने राहुल गांधी को भेजे गए पत्र को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये पत्र जम्मू कश्मीर की असली आवाज है। तारिक हमीद कर्रा ने 19 और 20 जुलाई को श्रीनगर और जम्मू में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन और 21 जुलाई को दिल्ली चलो अभियान के तहत संसद घेराव की घोषणा की। उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष जारी रखने और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को दोहराया। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी की तरफ से जो लेटर प्राइम मिनिस्टर को गई है वो एक हिस्टोरिकल लेटर है। हिस्टोरिकल वक्त पे वो लेटर गई है। जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात, एहसासात और ख्वाहिशात को समझते हुए और कांग्रेस पार्टी जेकेपीसीसी की जो तकरीबन 9 महीने से जो एक स्ट्रगल चल रही है अंडर द बैनर ऑफ हमारी रियासत हमारा हक, पार्लियामेंट में पूरी शिद्दत से कांग्रेस पार्टी अलॉन्ग विद इट्स एलाइज एज इंडिया ब्लॉक वो सब इस बात को पार्लियामेंट में उठाएंगे। अपनी बात में शिद्दत देने के लिए, अपनी बात सरकार के कानून तक पहुंचाने के लिए हम 20 तारीख को जम्मू में और 19 तारीख को कश्मीर में एक प्रोसेशन, एक प्रोटेस्ट करेंगे और उसके साथ साथ हम अपनी क़यादत 233 मेंबर्स के इंडिया ब्लॉक की आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाने के वास्ते पूरे जम्मू सूबा और कश्मीर सूबा के हर जिला से हमारे सीनियर लीडर्स, हमारे कंटेस्टेड कैंडिडेट्स, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट लोग हैं, हमने एक और स्लोगन दिया, चलो दिल्ली चलो। और हम लोग 21 तारीख को यहां से दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। और टंगमर के वाघोरा करीरी में कांग्रेस ने राज्य की बहाली और जम्मू कश्मीर की पहचान के संरक्षण को लेकर जोरदार विरोध रैली निकाली। विधायक इरफान हफीज लोन की अगुवाई में निकाली गई इस रैली में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। रैली के इख्तिताम पर तहसीलदार कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया और साथ ही इस मौके पर इरफान लोन ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी जनता से किए गए वादों से पीछे हट रही है और लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस राज्य की बहाली के लिए संघर्ष तब तक जारी रखेगी जब तक इंसाफ नहीं मिलता। देखिए, हमारे जो है प्रेसिडेंट जो है तारिक हमीद कर्रा साहब और जो हमारे मरकज़ में लीडरशिप है वो हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम के जो हुकूक है उनके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कल ही कर्रा साहब ने, ये खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, हमारे 150 हमारे ऑनरेबल एमपीज है और हमारे राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा कि पूरी तौर आने वाले सेशन में जम्मू कश्मीर को फुल फ्लेज रियासत मिले और लद्दाख को 6th शेड्यूल मिले। उसके साथ साथ हमारी पार्टी वादा बंद है। हमारे कर्रा साहब, हमें इसमें एतमाद पूरा है कि वो मरकजी लीडरशिप को इसके लिए आमादा करेंगे कि जो हमारे बाकी ज़मीन के हवाले से, हमारे वसाइल के हवाले से, हमारी नौकरियों के हवाले से, जो भी आईन में जम्मू कश्मीर के हुकूक है, हमारे तशक्कुस, हमारी पहचान, हमारी टोपी से जुड़े हुए हुकूक है, उनकी बहाली के लिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी तरुण चुग ने एनसी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला को जनता से किए वादों को पूरा करना चाहिए। जम्मू कश्मीर को सही समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी बासी कड़ी में उबाल देकर जम्मू कश्मीर जैसे सीमावर्ती प्रांत के साथ राजनीतिक रोटियां सेकने का दुर्भाग्यपूर्ण कार्य कर रही है।
वास्तव में यदि किसी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ न्याय, विकास और विश्वास स्थापित किया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। पंचायत से लेकर लोकसभा तक लोकतंत्र की पुनर्बहाली, वरना तो कांग्रेस का, एनसी का, पीडीपी का वो जमाना था जब बायकाट की राजनीति होती थी। आज कल बायकाट की बजाय मोदी जी ने भारी पोलिंग का चुनावी कार्यक्रम करके दिखा दिया। प्रधानमंत्री मोदी का वादा सिर्फ आश्वासन नहीं, एक दृढ़ संकल्प है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का उचित दर्जा उचित समय पर मिलेगा, लेकिन इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें। कांग्रेस नेताओं का, एनसी का ये नाटक, जिन्हें आज अचानक राज्य की चिंता हो रही है, वो कल तक 370 हटाने का विरोध कर रहे थे। ये केवल एक फिल्मी ड्रामा है। लेकिन अगर देखें तो जम्मू कश्मीर की जो सियासत है उसमें पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर लगातार एनसीए कह रही है कि हम अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहां पर 2 केंद्रीय शासन चल रहा है। मैं एनसी के नेता उमर अब्दुल्ला जी से कहना चाहता हूं कि आप और आपके पिताजी और आपके नेताओं ने जब मैनिफेस्टो लॉन्च किया था और नामांकन के लिए आपने पर्चा भरा था, तो किस लेजिस्लेटिव के लिए भरा था? क्या वही है ना? आप झूठ बोलकर जो मैनिफेस्टो में वादे किए हैं उनसे ध्यान बंटवारें। ये ध्यान बांटने की काम नहीं है भाई साहब। उमर अब्दुल्ला जी, इधर उधर की बात ना कर, मैनिफेस्टो में जो कहा है उन्हें पूरा कर। ये जनता मांग कर रही है। और मेरे को उमर अब्दुल्ला साहब से मेरा निवेदन है कि आपने जब पर्चा भरा था तो जगह जगह पर हस्ताक्षर करते हुए आपने जो कमिटमेंट्स वहां की हैं, जिस शब्दों का आपने चयन किया है, उससे पीछे मत हटिए। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बारिश का दौर। जम्मू कश्मीर में कई जगह बारिश से भूस्खलन। हिमाचल में कई जगहों पर भारी बारिश। अगले 24 घंटे भारी बारिश का अनुमान। अमरनाथ यात्रा के लिए आज रवाना नहीं हुआ नया जत्था। भारी बारिश की वजह से बालटाल के रेल पथरी में भीषण लैंडस्लाइड। पुंछ में लगातार बारिश का दौर। पुलिस ने सभी को ध्यान से वाहन चलाने की जारी की एडवाइजरी। हिमाचल में बारिश, बाढ़ आपदा से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 109। 35 लोग अभी भी लापता। आज बारिश का येलो अलर्ट। वहीं हिमाचल में आई आपदा जनित हादसों में 189 लोग घायल हुए। बारिश, बाढ़ से 199 सड़कें। सांबा में सीएम उमर अब्दुल्ला ने कविंदर गुप्ता को दी लद्दाख के एलजी बनने की बधाई। कहा, यह जिम्मेदारी आसान नहीं, ऊंचाई वाले इलाकों में काम करना चुनौतीपूर्ण होता है। जम्मू कश्मीर में जैश के टॉप कमांडर के ढेर होने को मोदी सरकार के आतंकवाद पर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू शहर के मध्य में स्थित मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। इस दौरान चीफ मिनिस्टर के सलाहकार नसीर असलम वानी भी उनके साथ मौजूद रहे। दौरे के दौरान अधिकारियों ने सीएम उमर को बताया कि परियोजना के बड़े हिस्से का काम शुरू हो चुका है। उन्होंने सीएम को यह भी बताया कि वर्तमान में लगभग 6 अलग अलग परियोजनाएं प्रगति पर हैं और अन्य परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। विधायक यदुवीर सेठी ने बाद में कहा कि उन्होंने सीएम से मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को पर्यटन केंद्र बनाने के संबंध में जरूरी हिदायत देने की अपील की है। सीएम उमर अब्दुल्ला जी द्वारा यहाँ पे विजिट की गई। यहाँ पे बाकी डिपार्टमेंट भी थे। जो काम यहाँ पे किया गया है अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा, किसी का 20% काम है, किसी का 80% है, किसी का 10% है। जल्द से जल्द इन बिल्डिंग को लोगों के लिए खोला जाएगा। आने वाले समय में जो यहाँ स्थानीय लोगों की समस्या एक पार्किंग की भी है, ये दोनों बिल्डिंग डिमोलिश करके यहाँ एक बड़ी ह्यूज पार्किंग बनने जा रही है। साथ में यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग लोग, यहाँ लोग सैर करने जो आते हैं, जो आपने देखा बीच में का, इसका सबसे पहले इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसकी वुडन पूरी ग्रिल लगेगी। जो पुराने फाउंटेन है उसको मेंटेन करके एक अच्छा इसको रूप दिया जाएगा। कॉफ़ी हाउस को भी यहाँ पे खोला जाएगा।
ऐसे आने वाले समय में जलाके महल्ले से जो अमीन की जो कोठी है वहाँ से 10 मीटर का एक पुल निकाल के पूरा जलाके महल्ले के वहाँ से पैलेस के पीछे आएगा। पीर खो से पूरी एक वर्टिकल लिफ्ट लगेगी, फिर पैदल चल के फिर पर्टिकुलर लिफ्ट लगेगी, उसको भी सारा इस पैलेस के साथ जोड़ा जाएगा। यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल, हेरिटेज, संस्कृत कार्यक्रम होंगे और मेरे को लगता है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर ये एक भव्य स्थान बनेगा टूरिज्म के लिए। और बीजेपी के तर्जुमान रणबीर सिंह पठानिया ने कहा है कि जम्मू कश्मीर वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी है और किसी भी राजनीतिक वंशवाद के प्रभाव से मुक्त होकर कानून के शासन के तहत काम करता रहेगा। उन्होंने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उन पर लोगों से किए गए चुनावी वादों को पूरा नहीं करने का इल्जाम लगाया। पठानिया ने इस बात पर भी जोर दिया कि जहां उनकी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा वोट शेयर हासिल किया है, रियासत है और रियासत ही रहेगा। इसके लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की किसी की सिफारिश नहीं चाहिए। संसद के पटल पे देश के गृह मंत्री ने कमिट किया है। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पे और जजमेंट में रिकॉर्डेड है कि जम्मू कश्मीर रियासत बनेगा। आप किस बात की सिफारिश कर रहे हैं? जल्द से जल्द और उपयुक्त समय पे जम्मू कश्मीर रियासत होगा। मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये डायरेक्ट भारत सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल के बाद ही आज ये मुमकिन हुआ है कि एक स्पीड पकड़ी है विकास ने। कहीं ना कहीं रिश्वतखोरों के खिलाफ एक्शन हुआ है, इंडस्ट्री आई है, फिल्म इंडस्ट्री आई है, टूरिज्म बढ़ा है, स्पीड एक टूरिज्म डेवलपमेंट हुआ है। तो इस स्पीड को कायम रखने में आतंकवाद पे कंट्रोल हुआ है। ठीक है, बीच में घटनाएं हुई हैं, बैसरन हुई, बनी में हुई, बसोली में हुआ या बसंतगढ़ में हुआ, लेकिन बाय एंड लार्ज एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कश्मीर में। उमर अब्दुल्ला साहब अपने घर में मनगढ़ंत कहानियां बनाए तो मुझे लगता नहीं एलजी महोदय की तरफ से उनको कोई परेशानी है। अपने दायरे अख्तियार में उमर अब्दुल्ला साहब सुप्रीम है। ये देश रूल ऑफ लॉ से चलता है, इस देश में बड़ा कोई नहीं होता। और बीजेपी के महासचिव अशोक कौल ने राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की आलोचना की और कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा उचित समय पर बहाल किया जाएगा। कौल ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री को लिखे गए राहुल गांधी के पत्र की आलोचना की और कहा कि राहुल गांधी के बारे में हर कोई जानता है और कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने इस बात को कहा है कि हम स्टेटहुड देंगे और वो स्टेटहुड मिलेगी। उसमें इतना उतावलापन दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टेटहुड मिलेगी, ये काम करें, काम ही नहीं कर रहे हैं, केवल एक ही नारा लगा के रखा है कि हमको स्टेटहुड चाहिए फिर हम काम करेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं। कौन कहता है, कौन कह रहा है कि काम करने नहीं दिया जा रहा? कौन रोक रहा है उनको? कोई नहीं रोक रहा है। ये उनकी अपनी नालायकी और अपने नाकाम करने की उसकी ये मंशा है। उनको कोई नहीं रोक रहा है। एलजी साहब तो कह रहे हैं कि हमने कहीं रोका ही नहीं है, हमने कभी कुछ किया ही नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सब बातें बेबुनियाद है। हमारे सरकार को काम करना चाहिए। हमारे सरकार को जो लोगों की उन्होंने चुनाव के समय जो वायदे रखे हैं लोगों के सामने, उन वायदों पर खरा उतरना चाहिए और वो काम करने चाहिए। और बडगाम में अपनी पार्टी की ओर से एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में गुलाम हसन मीर, जावेद मुस्तफा मीर, मोहम्मद अशरफ मीर, रफी अहमद मीर, मुंतजर महिउद्दीन सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम हसन मीर ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि मौजूदा सरकार को दिखाना चाहिए कि उसने अपने 9 महीने के शासनकाल में क्या कुछ किया है। उनसे ये सवाल करता हूं, 9 महीने हो गए, वो एक ऐसी बात, ऐसा काम बताएं जिस पर वो फक्र कर सके, जिस पर वो नाज कर सके, या वो दिखाएं कि जो उन्होंने जो लोगों से वादा किया था वो वादा पूरा किया। मैं कल उमर साहब का बयान सुन रहा था, आर्टिकल 370 और रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के बारे में। उसने कहा हमने रेजोल्यूशन पास की। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट इसलिए दिया था कि रेजोल्यूशन पास करो, या एंड रिजल्ट के लिए वोट दिया? जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर के लोग अपनी पार्टी से भी स्टेटहुड का मुतालबा करते हैं और स्टेटहुड चाहते हैं। जेकेएपी नेता इम्तियाज प्यारे ने बांदीपोरा के सोनावारी निर्वाचन क्षेत्र में विकास की कमी को लेकर सरकार और स्थानीय विधायक की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा है कि अन्य क्षेत्रों में कुछ हद तक प्रगति हो रही है, लेकिन सोनावारी अब भी बुनियादी सहूलियात जैसे पीने के पानी, बिजली और सड़क
राब्ते से महरूम है। पैरी ने मौजूदा एमएलए पर निष्क्रियता यानी कि गैर फ़आलियत का और खराब शासन का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि जहां नाकामियां होंगी वहां वे आवाज उठाते रहेंगे, लेकिन अगर कहीं विकास दिखाई देता है तो उसकी तारीफ भी खुले मन से करेंगे। अगर मैं सोनावारी की डेवलपमेंट की बात करूं कि जब हम दूसरी असेंबली सेगमेंट्स देखते थे वहां हम कहीं ना कहीं कोसों दूर है डेवलपमेंट में, जो बेसिक डेवलपमेंट होनी चाहिए थी। यहाँ पिछले कई बरसों से हमारे एक ही घर के नुमाइंदे रहे हैं, और चाहे वो बाहियत मेंबर असेंबली या बाहियत मेंबर पार्लियामेंट, आज भी हमारे एमएलए जो हैं उसी घर से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर वाकई तौर उनके पास वो विजन होता, वो सोच होती, और जिस अपने एजेंडे को लेकर जब वो असेंबली इलेक्शन में आते, एक तो पार्टी का जो उनका मैनिफेस्टो था और उनका लोकल अपना जो मैनिफेस्टो था, दोनों पे उन लोगों ने कभी काम किया नहीं। आज भी 21वीं सदी में भी हमारी सोनावारी कहीं ना कहीं बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ रोड चलने फिरने के लायक नहीं है। हर एक शोबा कहीं ना कहीं धर्म भरम है, चाहे आप एजुकेशन की बात करो, चाहे आप MIDs की बात करो, इरिगेशन की बात करो, PHE सेक्टर की बात करो, स्कूल एजुकेशन की बात करो, कहीं ना कहीं हम जो हैं उन दुश्वारियों में घूम रहे हैं कि हमारे लोग अभी भी उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाए कि जो हमें पिछले 20 सालों से होनी चाहिए थी। हम आज भी उन्हीं कामों में लगे हैं, लिहाजा मुझे मौका नहीं मिला कि असेंबली मेंबर बनने का, लेकिन मैं अपने लोगों की बात हर एक प्लेटफॉर्म पे उठाने की कोशिश करता हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि एमएलए हजरात सही करते तो वहाँ मैं उनकी शाबाशी करता हूँ, और जहाँ मुझे लगता है कि वो इंडिविजुअल तौर जा रहे हैं तो वहाँ हम उनकी नुक्ताचीनी करते भी और अपनी बात जोर शोर से। और रामबन के विधायक अर्जुन सिंह राजू ने बताया कि अप्रैल में आई बाढ़ के बाद रामबन शहर की जलापूर्ति सुविधाएं पूरी तरह से बहाल कर दी गई हैं। जल शक्ति विभाग के जीर्णोद्धार कार्यों की वजह से अब शहर के निवासियों को स्वच्छ पेयजल बिना किसी बाधा के मिल रहा है। बाद के वक्त में हुई जल आपूर्ति व्यवस्था की रुकावट से मिली असुविधा अब खत्म हो चुकी है। इस सुधार से रामबन के लोगों के दैनिक जीवन में राहत आई है और वे सामान्य जीवन शैली वापस पा रहे हैं। रामबन फ्लड जो उस वक़्त आया था, उस वक़्त तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ ज़िंदगी बिल्कुल थम सी गई है और हर तरफ तबाही के मंजर थे। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि धीरे धीरे गवर्नमेंट के एफर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके जो है काफ़ी हद तक जो है चीज़ें नॉर्मलाइज हुई हैं। आप सबसे पहले आप टाउन की बात करें तो टाउन सबसे बड़ा चैलेंज था हमारा यहाँ वाटर क्राइसिस, मतलब कि यहाँ 80% जो है पानी का बिल्कुल निज़ाम धरामबरम हो चुका था, पाइपें उखड़ गई थी और इस तरीके का पानी का वो वहाँ पर था क्राइसिस की किसी को घर में पानी का बड़े मुश्किल से यहाँ वहाँ करके कभी टैंकर से कभी किसी तरीके से। तो अब हमें खुशी होती है कि कम से कम 95% 99% जो है वो पानी कनेक्शन जो है टैप वाटर जो है वो फंक्शनल हो चुका है, ऑपरेशनल है इस वक्त। कहीं एक आध दो घरों में, कहीं अगर 2-4 घरों में दिक्कत होगी तो वो अलग बात है, लेकिन तकरीबन रामबन टाउन में पानी की दिक्कत जो है अब खत्म हो चुका है। और बांडीपुरा कर्मचारी संयुक्त कार्रवाई समिति के प्रवक्ता और JKTF के महासचिव मीर बशीर अहमद ने गुरुवार को प्रदर्शनकारी स्कूली रसोइयों को अपना समर्थन दिया और सरकार से उनकी लंबित मांगों को पूरा करने का आग्रह किया। प्रदर्शन के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए मीर बशीर ने कहा कि आप महंगाई और मौजूदा आर्थिक हालात देख सकते हैं। कोई परिवार महज 900 रुपया हर महीने पर कैसे गुजारा कर सकता है। ये रसोइये पिछले 20-25 सालों से बिना किसी नौकरी की सुरक्षा के बाबोली वेतन पर काम कर रहे हैं। स्कूलन मज इंसाफ मिला कुन त जाए आज गई मजबूर जूनस मज एहतजाज करने खतर अगर नन इंसाफ मिल कहें गो डिस्ट्रिक्स मज अगर नत तथ इंसाफ मिल कहें खसो सुद हेर कुन रुको न कहें योतान इंसाफ मिल कहें क्या गई 30 रपन पे पन सुबह 9 बजे नीरान दिगरनस 3 बजे 3:30 घर वात कर हर कम तत सफाई तत बचन हज केयर त मगर अस कुन त जाए इंसाफ मिला कहें वनकन पगह तुन नश नश तम सात सान वोट फैसला तम सात करो पान फैसला मगर अगर तुम इंसान अस पे इंसाफ करो बे तहद खतर तम सात खड़ा CM साहबस मोतबाना गुजारिश करान हुरो तनख्वाह कम से कम करो 20,000 रुपये तनख्वाह अस प्रॉब्लम। आप देख रहे हैं कि आसपास अभी महंगाई की क्या हालत है। एक तो वो पहलू 1000 रुपये में एक बल्कि 900 रुपये में एक घर कैसे चलेगा।
उसके बाद में जॉब सिक्योरिटी का मसला है। ये पिछले 20-25 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं और इनके बारे में अभी इनका मुस्तकबिल कहीं इनको पता नहीं इसके बाद क्या होगा। हालांकि हमारी जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने अपने भाषण में कहा था असेंबली में कि इनकी जो माहाना उजरत है उसमें इजाफा किया जाएगा। हमने कई बार उनसे मुलाकात करी भी है और उन्होंने कहा कि इस बारे में काम जारी है। हम समझते हैं कि अभी वक्त देना बनता है, लेकिन इस पर एक अलग से एक स्टेटमेंट आना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि इनके मुस्तकबिल के बारे में उनके पास क्या प्रोग्राम। कुपवाड़ा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मसरत इकबाल ने सरकारी डॉक्टरों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान किसी निजी क्लिनिक में काम करते पाए जाने पर तत्काल बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। डॉक्टर इकबाल ने चेतावनी दी कि दोषी डॉक्टरों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और सरकार को बर्खास्तगी की सिफारिश की जाएगी। हम आपसे एक बात जानने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर हमें ये शिकायत मिल पाती है कि ड्यूटी आवर्स के दौरान हमारे डॉक्टर साहिबान प्राइवेट प्रैक्टिस में जाते हैं। क्या उस पर कोई कदगन लगेगी, कोई सख्त पैगाम एज चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मसरत इकबाल की तरफ से जाएगा? बिल्कुल, मेरी तरफ से ये सख्त पैगाम है कि वो लोग उससे बाज आ जाए। अगर किसी को कोई गलत तरीके से वो बाहर प्राइवेट में ले जाते हैं, उस चीज़ को बंद करें। Otherwise, I will take stringent action against them as per the law. So मेरी गुजारिश ये है कि लोग यहाँ आएँ, यहाँ इस हॉस्पिटल पर भरोसा करें और हमारे पास सब फैसिलिटीज़ है, जो मतलब इस वक्त एमरजेंसीज है, सब कुछ अवेलेबल है। तो गुजारिश है पहले यहाँ आ जाएं। अगर यहाँ लग रहा है उनको अच्छा है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आगे जा सकते हैं। तो ये जो रेफरल यूनिट है यहाँ पर आपको कोशिश करेंगे कि जितने भी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको मिले और इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। मैं पूरा कोशिश कर, लेकिन अल्लाह देख का चराग नहीं कि 2 दिन में सारा बदलूं। थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे और लोगों की कोऑपरेशन चाहिए कि मेरे डॉक्टरों के साथ लड़ाई ना करें। बिल्कुल कुछ भी हो मेरे पास डायरेक्टली आए, मैं उसका। कुलगाम कोर्ट ने 2013 के हत्याकांड में आरोपी मजमाला को दोषी ठहराया है। मामले की सुनवाई के बाद मजमाला और उसके साथी अली मोहम्मद डार पर कुलगाम के मातरगाम में अब्दुल राशिद डार की हत्या की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का इल्जाम साबित हुआ। 2014 में दर्ज आरोप पत्र के तहत पुलिस ने गहन जांच की, जिसने साजिश को उजागर किया। मुख्य अभियोजन अधिकारी एजाज अहमद नजर ने बताया कि सजा 27 जुलाई को घोषित की जाएगी। मामले में बिल्कुल अदलिया ने अपना फैसला सुनाया है और हम बात करेंगे आज प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट कुलगाम की, जहां पे मोटरगाम कुलगाम में हुए कत्ल के मामले की सुनवाई हुई और आज बाज़ाब्ता तौर पे बिलाखिर कोर्ट ने जो है 2 मुल्ज़िमान को कन्विक्ट करते हुए उन्हें मुजरिम ठहराया है। और हमारे साथ मामले पे बात करने के लिए मौजूद हैं चीफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर कुलगाम एजाज अहमद। सर, ये जो कत्ल का मामला है बाज़ाब्ता तौर पे चूंकि कोर्ट ने सुनवाई के बाद कन्विक्ट किया है 2 मुल्ज़िमान को, इसमें क्या डिटेल्स हैं? हाँ जी बताइए। देखिए, दिस मैटर डेट्स बैक टू 2013. In December 2013, specifically on 21st of December 2013, a dead body was found in the orchard of Matargam, and as procedure provides, proceedings under 174 CRPC were initiated by the Kulam police. And postmortem किया गया। postmortem में ये बात आया हुई कि body में marks of violence है। That's why the national FIR number 343 of 2013 under section 302 was registered and investigation was taken up. During the course of investigation, it surfaced that the accused disclosed their complicity in the commission of crime, and they disclosed on the disclosure certain items which were used in the commission of crime, like glass, steel glass, in which, as per the investigation, दूध में एंजिट मिला के दिया गया था डिसीज को, और उसके बाद स्कार्फ जिससे स्ट्रैंगुलेट किया गया था, और वो मोबाइल फ़ोन जिनसे वो आपस में कांटेक्ट में थे वो बरामद किए गए। एंड इन्वेस्टिगेशन द चार्ज शीट वाज लेड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट इन 2014 जी, एंड देयर वर ऑलमोस्ट 36 विटनेसेस जो आर कैलेंडर्ड इन द चार्ज शीट, and all the statements were recorded in the course of trial, and on the strength of this, the accused were convicted.
और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं विशाल। हर खबर तक पहुंचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए, सबसे पहले और भरोसेमंद नतीजों के लिए, रिपोर्टर के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए, एंकर की नंबर 1 टीम के लिए एक नहीं अनेक है कारण बार बार न्यूज़ 18 इंडिया के नंबर 1 बनने के लिए। तो देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया। बड़सर के सलोनी बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नायब तहसीलदार जोगिंदर कुमार की अगुवाई में फुटपाथ से सामान हटाया गया। कुछ दुकानदारों ने कार्रवाई के पक्षपातपूर्ण होने की बात कही। सभी पर सामान्य रूप से कार्रवाई की मांग। चंबा के चुराह उपमंडल में आयुष विभाग में डॉक्टरों की भारी कमी, कई परियोजनाएं प्रभावित। उपमंडलीय ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज़। जम्मू पुलिस ने घटना के 24 घंटे के अंदर ही एक चोरी की गई यात्री बस को कामयाबी के साथ बरामद कर लिया है। इस मामले में लापता वाहन का पता लगाने के लिए अखनूर के थाना प्रभारी निरीक्षक संजीव चिब यानी इंस्पेक्टर संजीव चिब की क़यादत में एक खास पुलिस टीम जो है मुतय्यन की गई थी और इस टीम ने कामयाबी के साथ बहुत कम अरसे में इस बस को बरामद कर लिया। और कुलगाम पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वकील अहमद डार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पीरबल मोहल्ला फ्रिसल के एक घर पर छापा मारकर 5 किलो से ज्यादा पिसी हुई भांग और 1.5 किलो से ज्यादा पोस्ता पुआल भी बरामद किया और आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में यारीपोरा पुलिस स्टेशन में NDPS अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। और जम्मू क्षेत्र में संपर्क को और बेहतर बनाने के साथ ही तीर्थ यात्रियों की सुविधा बढ़ाने की दिशा में रेल मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। जम्मू से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच अतिरिक्त नई रेलवे लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे यानी FLS को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर रेलवे की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये सर्वे 77.96 यानी कि तकरीबन 78 किलोमीटर की लंबाई में किया जाएगा। इस पर तकरीबन 13 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। इस सर्वे की निगरानी की जिम्मेदारी उत्तर रेलवे को सौंपी गई है। माननीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री जो अश्विनी जी हैं, उन्होंने यहाँ के सर्वे जो जम्मू से कटरा 80 किलोमीटर का सर्वे के लिए मंजूरी दे दी है। कम से कम 12-12.5 करोड़ रुपए की यहाँ लागत में जो काम होगा और जहाँ यात्रा में भी बढ़ोतरी होगी, लोकल लोगों में बढ़ोतरी होगी क्योंकि यहाँ लोकल ट्रेनें भी चलेंगी और बाहर की ट्रेनें भी आएंगी। जैसे हमारे कटरा से श्रीनगर के लिए ट्रेन गई है, अलग अलग गाँव में से अलग अलग इलाकों में से निकलती हुई नए नए इलाके लोग देखने जा रहे हैं, हमारे कटरा के लोकल लोग भी जा रहे हैं। ऐसे ही अभी 80 किलोमीटर से जब लोकल ट्रेन यहाँ पे आएगी तो जिस गाँव से निकलेगी वहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट भी बढ़ेगा। इससे कटरा तो क्या श्रीनगर में भी काफ़ी टूरिस्ट बढ़ेगा, यही मैं कहूँगा। और हम देखते हैं कि सिंगल ट्रैक है, तो आपको लगता है कि जब एडिशनल एक और ट्रैक बन जाएगा बहुत फायदा जैसे ही देखो जब भी एक वो है एक ट्रैक है, जब 2 हो जाएंगे तो इससे नेचुरली की ट्रेनें बढ़ेंगी और यहाँ कटरा का जितनी ज़्यादा गैदरिंग, जितनी ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे, जितना ज़्यादा टूरिस्ट यात्री आएंगे, वैसे ही काम में बढ़ोतरी होगी और कटरा में बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। कल से जैसे हमने ये खबर सुनी है कि जो रेलवे ट्रैक है जो डबल होने जा रहा है, इसमें कटरा के व्यापार वर्ग में काफ़ी खुशी की लहर है। जैसे ही इसकी मंजूरी मिली है, देखिए ग्रामीण क्षेत्र हैं, जैसे जैसे ये डबल जो ट्रैक आएगा उधर से करोड़ों का रोजगार लोगों को मिलेगा और हमारे कटरा में इससे यात्रा भी बढ़ेगी और यात्रा बढ़ेगी, फिर से खुशी की लहर है कटरा वासियों में। और हम प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट लाया। और श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 में श्रद्धालुओं की संख्या 2.5 लाख के पार पहुंच गई है।
17 जुलाई को कुल 5,110 तीर्थयात्रियों ने पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन किए। इस बार यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी और मात्र 15 दिनों में 2.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं। ये संख्या इस बार की यात्रा में भारी उत्साह और आस्था को दर्शाती है। प्रशासन और सुरक्षा बल तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए लगातार कार्यरत है ताकि ये पवित्र यात्रा जो है वो सफलतापूर्वक पूरी हो सके। खराब मौसम के बावजूद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात फिलहाल सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि भूस्खलन और पत्थरों के गिरने की आशंका की वजह से यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इसके अलावा घाटी में भारी बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। ये रोक पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर लागू है। अधिकारी मार्गों को बहाल करने और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा जो है आज के दिन के लिए फिलहाल सस्पेंड है क्योंकि मौसमी हालात जो है खराब है। लगातार बारिशें हो रही है, क्लाउड बर्स्ट होने की खतरात है। इस चलते जो है इंतजामिया ने प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए आज के दिन में जो है अमरनाथ यात्रा को सस्पेंड रखा हुआ है। लेकिन जो ही मौसम ठीक होता है और आने वाले दिनों में जो है अमरनाथ यात्रा जो है अपने शेड्यूल के हिसाब से चलेगी। उस दौरान जो है तरजीहाती बुनियादों पर सबसे पहले सुबह के वक्त में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जिला रामबन के अतराफ में है अमरनाथ यात्रा को चलने की इजाज़त होती है। सिक्योरिटी फोर्सेज जो है यहाँ से वादी कश्मीर की तरफ और जो वादी कश्मीर से अमरनाथ यात्रा के दर्शन करने के बाद जो वापस आते हैं उनको अपनी मंजिलों की तरफ रवाना किया जाता है और उसके बाद जो है सिविलियन ट्रैफिक को चलने की इजाज़त होती है। तो लोगों से गुजारिश यही है कि वो तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें ताकि आपका सफ़र भी आसान रहे और अमरनाथ यात्रा भी जो है वो भी आसानी से यहाँ से नेशनल हाईवे से निकल सके। मौसम भी खराब हो सकता है और इस चलते जो है आप लोगों ने एहतियात जो है वो ज़रूरी बरतना है क्योंकि कहीं पर भी शूटिंग स्टोन हो सकता है, मड स्लश आ सकता है। तो अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए आप लोगों ने MAT की प्रेडिक्शन को फॉलो करना है और ट्रैफिक एडवाइजरी पर जो है स्ट्रिक्टली अमल करना है ताकि सफ़र के दौरान आपको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से बिलाल बाली। और पिछले 48 घंटों से घाटी में हो रही भारी बारिश की वजह से अमरनाथ मार्ग असुरक्षित हो गए हैं। कश्मीर संभागीय आयुक्त विजय कुमार बिधोड़ी ने इस बात की तस्दीक की है। सुरक्षा को यकीनी बनाने और सफर को फिर से शुरू करने के लिए मरम्मत काम जारी है। यातायात पुलिस ने राजमार्ग के लिए भी एडवाइजरी जारी की है जिसपे हल्के मोटर वाहनों यानी LMV और निजी कारों को मौसम ठीक रहने और सड़क की हालत बेहतर होने पर गुजरने की इजाजत दी गई है। 18 की सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट में आप सभी लोगों का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। मौसम, हाईवे और अमरनाथ यात्रा को लेकर ताज़ा अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि प्रशासन ने आज फैसला किया है कि 17 जुलाई के दिन में जो है अमरनाथ यात्रा को सस्पेंड रखा गया है। वादी कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के अतराफ में जो मौसम ख़राब है, बारिशें हो रही है, जिसके चलते इंतज़ामिया ने जो है प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए अमरनाथ यात्रा को आए दिन के लिए सस्पेंड रखा है। तो आज किसी भी तरह की अमरनाथ यात्रा को चलने की इजाज़त नहीं है। वहीं अगर हम मौसम की बात करें तो जिला रामबन के अतराफ में जो गुज़श्ता दिन भारी बारिशें हुई, लेकिन आज के दिन में जो है बारिशें बालाई इलाकों में रिकॉर्ड की गई है। ताहम नेशनल हाईवे पर अभी बारिशें नहीं हो रही है, लेकिन मौसम जो है लगातार आबर आलूद है और आने वाले टाइम में भी MAT ने प्रेडिक्ट किया है कि मौसम खराब रहेगा और बारिशें हो सकती है। और रामबन के अतराफ में हम देखते हैं कि क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, कहीं भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो लोगों से गुजारिश यही है कि वो घरों से बाहर कम निकले, एहतियात का मुजाहिरा करें। वहीं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर इस वक्त ट्रैफिक जो है वो उसकी आमदरफ्त जारी है। जम्मू और श्रीनगर के दरमियान जो है LMVs चल रही है और बाद दोपहर को जो है HMVs को भी चलने की इजाज़त होगी। लोगों से यही गुजारिश की जाती है कि जब भी आप सफ़र का इरादा करें तो आपने MAT के प्रेडिक्शन को देखना है क्योंकि खराब मौसमी सूरत हाल में रामबन के अतराफ में जो है अक्सर जो है लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन की वजह से हाईवे जो है वो मुतासिर होता है, जिसके चलते आपको जो है सफ़र के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहीं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी एडवाइजरी जारी की जाती है कि आपको सफ़र के दौरान किस तरह के एहतियाती तदाबीर का मुजाहिरा करना है और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करनी है ताकि आपको जाम या दिगर किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मौसम जो है लगातार ख़राब बना हुआ है जिला रामबन के अतराफ में और जम्मू कश्मीर के अतराफ में, इसलिए लोगों से गुजारिश है कि वो घरों से बाहर कम निकले और जब भी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सफ़र का प्लान करें तो आप ट्रैफिक एडवाइजरी को जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि सफ़र के दौरान आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं अमरनाथ यात्रा जो है आज के दिन के लिए फिलहाल सस्पेंड है क्योंकि मौसमी हालात जो है ख़राब है, लगातार बारिशें हो रही है, क्लाउड बर्स्ट होने की खतरात है। इस चलते जो है इंतज़ामिया ने प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए आज के दिन में जो है अमरनाथ यात्रा को सस्पेंड रखा हुआ है। लेकिन
जो ही मौसम ठीक होता है और आने वाले दिनों में जो है अमरनाथ यात्रा जो है अपने शेड्यूल के हिसाब से चलेगी, उस दौरान जो है तरजीहाती बुनियादों पर सबसे पहले सुबह के वक्त में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जिला रामबन के अतराफ में है अमरनाथ यात्रा को चलने की इजाज़त होती है। सिक्योरिटी फोर्सेज जो है यहाँ से वादी कश्मीर की तरफ और जो वादी कश्मीर से अमरनाथ यात्रा के दर्शन करने के बाद जो वापस आते हैं उनको अपनी मंजिलों की तरफ रवाना किया जाता है और उसके बाद जो है सिविलियन ट्रैफिक को चलने की इजाज़त होती है। तो लोगों से गुजारिश यही है कि वो तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें ताकि आपका सफ़र भी आसान रहे और अमरनाथ यात्रा भी जो है वो भी आसानी से यहाँ से नेशनल हाईवे से निकल सके। मौसम भी ख़राब हो सकता है और इस चलते जो है आप लोगों ने एहतियात जो है वो ज़रूरी बरतना है क्योंकि कहीं पर भी शूटिंग स्टोन हो सकता है, मड स्लश आ सकता है। तो अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए आप लोगों ने MAT की प्रेडिक्शन को फॉलो करना है और ट्रैफिक एडवाइजरी पर जो है स्ट्रिक्टली अमल करना है ताकि सफ़र के दौरान आपको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से बिलाल बाली। और फिलहाल